नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा के नूह में घुसपैठियों द्वारा और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जिस तरह से नूह के लोगों के साथ मिलकर के हिंदुओं की जो धार्मिक यात्रा थी उस पर हमला किया, गोलीबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई और 150 से अधिक गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों पे भी हमले हुए। साइबर थाने पर घेर कर हमला किया गया और जो साइबर थाना था उनके पास जो रिकॉर्ड थे साइबर अपराधियों के, उसको भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस कर्मियों पे जो हमले हुए हैं उसको लेकर के अभी तक और आम जनता की जो गाड़ियां जलाई गई, जो षड्यंत्र किया गया, उसको लेकर अब हरियाणा सरकार यानी खट्टर सरकार एक्शन में आई है। जहां शुरू के 2 दिन सरकार को यह कहकर घेरा जा रहा था कि सरकार की पुलिस क्या कर रही थी, जब सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही थी, इन लोगों की तैयारियां चल रही थी, ये जो मानसिकता के लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये छतों पे पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, पेट्रोल इकट्ठा कर रहे थे, पेट्रोल बम बनाए जा रहे थे और अवैध असला मेवात के क्षेत्र में अवैध एक्टिविटी चल रही थी। तब यह सरकार क्यों सोई हुई थी? सवाल तो उठना लाजमी था। लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में आई है, जहां उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के द्वारा कि इसमें अभी हम जांच कराएंगे, जो भी दोषी अधिकारी होंगे जिन्होंने ढीला ढवाली की है उन पर भी कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनको तो बख्शा जाएगा ही नहीं। योगी आदित्यनाथ यानी योगी बाबा वाला बुलडोजर भी अब हरियाणा में गरजना शुरू हो गया है। मेरे जो मित्र पत्रकार हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो बताया है कि यहां अब ये सरकार ने तय कर दिया है कि जिस छत से पत्थर चल रहे थे, जिस छत से यात्रा पर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, उस घर को गिरा दिया गया है। और ऐसे एक नहीं, उस नूह क्षेत्र में 20 घरों को चिन्हित करके पुलिस ने गिराया है। जांच अभी जारी है, उसके लिए टीम बना दी गई है और यह तय हुआ है कि जो भी अपराधी हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटो के द्वारा पहचान करके उनको बाकायदा हाईली क्वालिफाइड जो हरियाणा पुलिस के अफसर हैं, वो कंप्यूटरीकृत चेहरा का पहचान करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए फेस डिटेक्टिव टेक्नोलॉजी से चेहरा मिलान करके लोगों को जेल के अंदर डालने का काम हरियाणा की पुलिस अब कर रही है। जहां एक तरफ आपको बता दें 20 घरों को गिराया गया, वहीं पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की 250 झुग्गियों को तोड़ दिया गया और ये भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सारा काम हुआ है। ये तय कर दिया गया है कि अब इस कम से कम नूह क्षेत्र में एक भी ऐसे घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा। मेरे मित्र हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने जब बात की कि भैया आप कब से रह रहे हो, कहते हैं हम तो बिहार से आए हैं। कोई बिहार बता रहा है, कोई पश्चिम बंगाल बता रहा है। अल्टीमेटली पता चलता है कि ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या हैं। और ये भी सबूत मिले हैं कि ये जो यात्रा पर हमला किया गया है, इसमें जो ये हमलावर हैं, इसमें ये घुसपैठिए और ये रोहिंग्याओं का भी हाथ है। सब घरों से गायब है पुलिस, लेकिन तलाशने में लगी हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है, आपको बता दूं, पुलिस के जो एसपी थे वरुण सिंघल, वो छुट्टी पर चले गए थे घटना के 1 दिन पहले और उन्होंने ही यात्रा की परमिशन दी थी। तो सवाल उठा था कि जब उन्होंने यात्रा की परमिशन दी थी और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि क्षेत्र में सेंसिटिव मामला है तो उनको उपस्थित रहना था, ऐसे में वो छुट्टी पर क्यों गए या उच्च अधिकारियों को बताकर जाते, जूनियर अधिकारी को काम सौंपकर चले गए। उसके बाद अब ट्रांसफर कर दिया गया है तो इनकी जगह नरेंद्र बजरियाना जो है उनका, नरेंद्र को पोस्टिंग दी गई है भिवानी से और इनको भिवानी भेज दिया है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ओएसडी थे, इनको अब लगाया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, जो नल्लड़ शिव मंदिर है जिसके ऊपर अटैक किया गया था, जहां लगभग 4000 के करीब श्रद्धालु छुपकर अपनी जान बचाई थी, जिसमें महिलाएं भी थी, उनके पंडित जो है उनको कुछ एक विशेष, जो एक तरह से मैं कहूंगा कि जो रोहिंग्याओं के पक्षधर चैनल वाले हैं, उसमें जुबेर जैसे लोग हैं, वो जो बाकायदा क्लिप को दिखा रहे हैं कि देखिए जो पंडित जी हैं मंदिर के, ये तो ये कह रहे हैं कि लोगों ने शरण ली है, किसी को बंधक नहीं बनाया।
तो वो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा वीडियो छांट छांट कर इन्होंने दिखाया है। मैंने साफ कहा है कि यहां लोग वापस भाग के आ गए, महिलाएं छुपने को मजबूर थी क्योंकि पहाड़ियों से आसपास से गोलियां चल रही थी, पथराव किया जा रहा था और बाहर जब गेट की तरफ कोई जाता था तो फायरिंग कर दी जाती थी। मतलब साफ है कि बाहर ना निकलने दिया जाए किसी को। इसको क्या कहते हैं? इसको बंधक बनाना कहते हैं या मर्जी से शरण लेना कहते हैं। पुलिस की लेडी सिंघम कही जाने वाली आईपीएस अधिकारी ने बाकायदा मीडिया चैनलों पर आके कहा है कि हम फोर्स के साथ पहुंचे तो हमने वहां मंदिर में अपनी जान बचाकर, इज्जत बचाकर छुपी हुई महिलाओं को रेस्क्यू किया, निकाला। पहाड़ियों से गोलियां हो रही थी चला लगातार और सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियों में ब्लास्ट हो रहे थे जिनको जलाया गया। ऐसे भयानक मंजर के बीच महिलाओं को निकाल कर लाया गया। तो ये उस मीडिया या यूट्यूब चैनल और उन पत्रकार की जो जुबेर, मैं कहूँगा जो जुबेर का ग्रुप है, आयशा खानम ग्रुप है, उसकी भी पोल खोलती है वो पुलिस की अफसर जो वो बयान दे रही है और उसमें एफआईआर में दर्ज है। अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुई है आपको बता दूं कि इसमें 102 एफआईआर हुई हैं, 202 गिरफ्तारी हो गई है और 102 जो एफआईआर हुई है इसमें पुलिस की तरफ से, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से भी करीब 50 के करीब एफआईआर हुई है। उन 50 की 50 एफआईआर में लोकल पुलिस थाने के भी लोग हैं, साइबर थाने के भी लोग हैं, जिन्होंने साफ साफ लिखा है कि बहुत सारे कट्टरपंथी लोग नारा लगाते हुए पथराव कर रहे थे, आगाजनी कर रहे थे और अवैध हथियारों से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एसटीएफ की 8 और 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीमें बनाई गई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जांच कर रही है, वो बनाया गया है। और दूसरा एक और फैसला बड़ा सरकार ने लिया है केंद्र सरकार की तरफ से कि आरएएफ की जो हेडक्वार्टर है वो अब जो है नूह में रहेगा, वहां बटालियन हमेशा मौजूद रहेगी, क्योंकि अब क्लीन करना ये तय हो गया है। क्योंकि साइबर जो अपराध है इस नूह एरिया में काफ़ी हो रहा है, लोगों के ठगी हो रही है, वीडियो कॉल करके पोर्न वीडियो चला करके लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, वहीं साइबर क्राइम किया जा रहा है, क्लोनिंग की जा रही है क्रेडिट कार्डों की। और इस सब में कांग्रेस के एक एमएलए का हाथ बताया जा रहा है जिसका नाम है मामन खान। मामन खान पर मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि ये यहाँ के कुछ लड़कों को लेकर के, और ये जो है जामतारा में गया था, जो जामतारा बदनाम है साइबर क्राइम के लिए, वहां पर लड़कों की ट्रेनिंग कराई और उन लड़कों के वापसी आने के बाद फिर यहां ये क्राइम शुरू हुआ है, जिसके कारण सारे अवैध धंधे और ये सब करने का पैसा कुछ नेताओं को और कुछ पुलिसकर्मियों को भी इसका पैसा जाता है, ऐसा आरोप है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। अब सरकार इसकी भी जांच करेगी कि इसमें पुलिस की संलिप्तता कितनी है, और अगर इसमें कांग्रेस के एमएलए की संलिप्तता है, ऐसे सबूत जुटाए जा रहे हैं, ये सबूत जब मिलेंगे तो निश्चित जानिए कि इसमें एनएसए में केस दर्ज होगा और ये नेता सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अब हरियाणा से इन घुसपैठियों को और अपराधियों को पूरी तरह से जेल की सलाखों के पीछे डालने का प्रण कर लिया है। अभी तक जो लोग खट्टर पर सवाल उठा रहे थे उनको मैं पहले से कह रहा था कि आप धैर्य रखिए, 1 मिनट में मोदी जी पे सवाल उठा देते हैं, 1 मिनट पे अमित शाह को कहने लगते हैं साहब ये तो किसान सड़क पे बैठे हैं, इनको क्यों नहीं हटा रहे, दिल्ली पुलिस कमज़ोर हो गई है, मोदी जी कमज़ोर हो गए हैं, कभी कहने लगते हैं मोदी जी तृप्तिकरण कर रहे हैं। उन सबके मुंह पे ये तमाचा है कि जो हरियाणा में बुलडोजर गरज रहा है, देखें, और जो कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहां दूसरा पक्ष भी देखने की बात है कि अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और अभी तो नेट बंद है। जैसे ही नेट चलेगा आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो आएंगी जिसमें वो रोते बिलखते दिखाई जाएंगे, और ये दिखाना कुछ बड़े बड़े चैनलों ने शुरू कर दिया है। आज तक जैसा चैनल और एबीपी जैसा चैनल मैं देख रहा हूं कि वो अब उनके रोते हुए चेहरे दिखा रहे हैं, साहब देखिए बड़ा मजबूर है, दिहाड़ी मजदूर करता था, इसकी ठेली जला दी लोगों ने, ये तो फल बेचता था, सब्जी। अरे भाई, जो दंगाई नूह में 150 गाड़ी जला रहे हैं, कितना पेट्रोल या जलाने के लिए सामग्री लाए होंगे, उनके सामने जो भी आया तो जला दिया। तो वो तो उनसे सवाल करो ना जिन्होंने जलाया। ये जो हिंदू थे जो मंदिर में आए थे पूजा पाठ करने,
ये अपनी गाड़ी इन्होंने खुद तो जलाई नहीं है, और जिन्होंने जलाई उनसे सवाल करो। आप कह रहे हो कि साहब जो कार हैं, ये जो गाड़ियां जली हैं, ये तो पता नहीं किसने जलाई, हमारे यहाँ के तो थे नहीं, बाहर से आए थे। बहुत अच्छा। और ठेली किसने जलाई वो तुम पहचानते हो कि वो जो भगवा गमछा पहन रहे थे ना, वो जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उन्होंने जलाई। आपको याद होगा अजमल कसाब, वो कलावा भी पहने था, आई कार्ड भी हिंदी का बनाया हुआ था, हिंदू का नाम से, तो वो जय श्री राम का नारा लगा के गोलियां चलाते रहता। तो कांग्रेस तो सिद्ध ही कर रही थी कि हिंदू आतंकवादी हो गए हैं। तो ये कांग्रेस का पुराना ट्रेंड है कि आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाना, उनकी भाषा बोलना, उनके लिए रोना बिलखना, और कुछ मीडिया हाउसेस भी यही काम करते हैं। तो जय श्री राम का नारा और भगवा वस्त्र, भगवा गमछा, ये एक हथियार बना लिया है इस देश में कट्टरपंथियों ने, और ये ट्रेंड कर लिया है। वो जो कहते हैं मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते हैं, अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि मोदी जी तो कपड़े से पहचान लेते हैं, इसको पहचानिए, ये जो गोली चला रहा है। और क्या क्या पहचान दिखा रहे हैं? हाथ में कलावा, उसको गोला मार्क कर रहे हैं, और गले में गमछा भगवे रंग का। तो गले में भगवा गमछा पहनकर अब बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, अचानक से बाढ़ आ गई और अब ये और आएगी। तो सवाल यह है कि ऐसे लोगों पर भी पहचान करके कार्रवाई की जाए जो इस तरह की नकली फर्जी वीडियो बना रहे हैं। भगवा गमछा पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, गलावा काली पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, जय श्री राम का नारा लगाने से भी कोई हिंदू नहीं हो जाता। इसी तरह कल को कोई हिंदू या कोई जालीदार टोपी पहन ले तो वो खाली उसको पहनकर अगर कोई घटना को अंजाम दे रहा है, ये सिद्ध करने के लिए कि ये मुस्लिमों ने किया, ये भी गलत है। और केवल टोपी पहनकर या किसी नारे से आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते। अजमल कसाब के उदाहरण से आपने देखा जो 26/11 का हमला हुआ था। तो गहरी साजिश करने वाले लोग एक्टिव हैं, हमको सतर्क रहना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और अगर आपको कोई भी इस तरह की वीडियो भेजता है, आप कहीं ऐसी वीडियो देखते हैं, पहले उसे पुलिस को भेजो, पुलिस उसकी जांच करेगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। बहरहाल हरियाणा से कम अभी शांति की खबर आ रही है। हालांकि अभी नेट बंद है, देखना होगा इंटरनेट चालू होने के बाद क्या जहर फैलने पर सरकार रोक लगा पाएगी या फिर से विक्टिम कार्ड खेलते हुए लोग नजर आएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।